वेलकम टू स्टडी ब्रिज। मैं गोपाल दौड़िया, आप सबका स्टडी ब्रिज के बारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी ब्रिज में डिस्कस करने वाले हैं 6 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जो कि एसएससी, सीपीओ, ईपीएफओ, पीएससी, एसआई या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इसके पास में लगी हुई नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है, जब भी वीडियो अपलोड होता है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि जो नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सेंटर है, वो किस देश में है? इराक में है, ईरान में है, भारत में है, पाकिस्तान में है? तो किस देश में है ये? तो ये स्थित है ईरान में। ईरान में अभी हाल ही में क्या हुआ है, ईरान ने मेजर तौर पर कहीं ना कहीं इस नातांज एनरिचमेंट प्लांट पर, इसे न्यूक्लियर फैसिलिटी भी बोलते हैं, तो इस सेंटर पर अपने न्यूक्लियर टेस्ट, छोटे छोटे न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया कहीं ना कहीं डिमोलिश किया गया है, जो कि सैटेलाइट तस्वीर, तो ये एक हरे पूरे शहर की है। और इसको जब एक नया सैटेलाइट तस्वीर आई थी, इसमें ये पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो अभी काफी सुर्खियों में है नातांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, तो इसको डिमोलिश किया गया है ईरान के द्वारा। अब उनके क्षेत्र में है और ये कहाँ पर है हम ये भी देख लेते हैं। तो ये है ईरान का एक मैप, जिसमें ये है इसकी ईरान की कैपिटल तेहरान, और ये तबरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। इसके अलावा जब नातांज देखेंगे तो ये पड़ता है इस जगह, ये है पूरा, यहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम किया गया है वो नातांज में इस जगह पर किया गया है। और तबरेज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आईएसआईएस के काफी ज्यादा कंट्रोल में भी रहा है। इसके अलावा ये इसके मेजर सिटीज हैं, आप देख ही सकते हैं। और ये जो जहेदान है, ये 1990 के दशक में, 1980-90 के दशक में काफी इंपॉर्टेंट शहर था, क्योंकि ईरान बार बार यहीं पर अटैक कर रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर है, उनमें से किसने जो एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का जो है वो कहीं ना कहीं 700वां गोल किया है? तो क्या नाम है उनका? अल्बर्टो फर्नांडीज है, लियोनेल मेसी है, दुमित्रेस्क्यू है, या लियोनेल स्कलोनी है? तो कौन है ये? तो ये बंदा कौन है जिसने अर्जेंटीना के इतिहास में अभी तक के अपने कैरियर को 700वां गोल कहीं ना कहीं किया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आइए देखते हैं। तो इनका नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के द्वारा ये कारनामा किया गया है, और ये अर्जेंटीना के काफी फेमस फुटबॉलर भी है। इसके अलावा ये इनके कहीं ना कहीं लियोनेल स्कलोनी है, वो कोच है, और ये भी एक अन्य फुटबॉलर है। जबकि ये वहां के कौन है? ये वहां के प्रेसिडेंट हैं। चलिए, फिंच रेटिंग ने 2020-21-22 में विकास दर का जो अनुमान है वो 9.5 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 9% किया है, 9.2% किया है, 7.1% किया, 8% किया। तो कितने परसेंट किया गया है 2021-22 की भारत की जो विकास वृद्धि दर है, तो उसको घटा करके कर दिया गया है 8% के आसपास कर दिया गया है। और वर्तमान में तो भारत की जो विकास दर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रोथ रेट भी कर सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस का बहुत ही भयंकर तरीके से इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा है। और फिंच रेटिंग क्या है? तो फिंच रेटिंग के बारे में भी देख लेते हैं। तो फिंच रेटिंग एक अमेरिकन बेस्ड क्रेडिट एजेंसी है, जो कि कंट्रियों को जो कि कंट्रियों को कहीं ना कहीं रेटिंग देती है, जिसके आधार पर उस देश में इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा तौर पर आता है। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे फिंच हुई, मूडीज हुई, इस प्रकार की दो काफी बड़ी रेटिंग एजेंसियां अमेरिका बेस्ड हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है ये कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। और इसका जो रेवेन्यू कहीं ना कहीं 170 करोड़ के आसपास का है। अभी इसके जो सीईओ है वो पॉल टेलर है। फाउंडर कहीं ना कहीं 1914 में जब हुए थे, तो जॉन क्लॉलिस फिंच के द्वारा कहीं ना कहीं फिंच ही इन्हीं के नाम के आधार पर कहीं ना कहीं इस रेटिंग एजेंसी का नाम भी रखा गया है। और इसकी जो सब्सिडराइज है वो कहीं ना कहीं फिंच सॉल्यूशन है, फिंच लर्निंग है, और भी काफी ज्यादा एजेंसियां फिंच रेटिंग्स की देखने को हमें मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो 10 देशों में खोल दी है, 12 देशों, 14 देशों, 16 देशों के लिए। कितने देशों के लिए खोल दी गई है? तो ये खोल दी गई है कहीं ना कहीं 14 देशों के लिए। क्योंकि क्या हुआ था कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 दौरान क्या हुआ था कि सारे के सारे जो बॉर्डर्स थे वो एक दूसरे की कंट्री में जाने के लिए बैन कर दिए गए थे। मतलब उनको कोई भी आ जा नहीं पा रहा था, और टूरिज्म कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म सा हो गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, वहां पर समर का सीजन चालू हो चुका है, और चल भी रहा है समर का सीजन। और 14 घंटे, और काफी ज्यादा यूरोप में केस भी काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन ने कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैवल जो बैन था उस पर कहीं ना कहीं 14 कंट्रियों को हटाने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन इनमें भी कुछ देशों को कहीं ना कहीं परमिशन नहीं दी जाएगी। इनमें यूएस है, ब्राजील है, रशिया। अभी इन लोगों को सेफ कंट्रीज में नहीं रखा गया है, अर्थात ये खतर अभी भी
क्योंकि यूएस में लगातार कितने केसेस बढ़ रहे हैं, ब्राजील में बढ़ रहे हैं, रशिया में भी केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने अभी इन देशों को कहीं ना कहीं परमिशन नहीं दी। यूरोप, ये सारे के सारे जो देश हैं कहीं ना कहीं यूरोप में ही देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, रमेश पोखरियाल के द्वारा, राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा, या ये डॉक्टर हर्षवर्धन या रमेश पोखरियाल ने दोनों ने किया है इसका उद्घाटन जो हैकाथॉन का? चलिए देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं ए एंड बी दोनों, अर्थात हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल दोनों के द्वारा इस कार्यक्रम का जो ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन है उसका आयोजन किया गया, और इनके द्वारा ये कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और ये कहीं ना कहीं 2 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन भी है और रमेश पोखरियाल भी इसमें कहीं ना कहीं है। और ये ड्रग डिस्कवरी, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो भी ड्रग बनाने को कहीं ना कहीं प्राइज इनके द्वारा रखा गया है, प्राइज मनी भी रखी गई, कौन सी एजेंसी कहीं ना कहीं इसका ड्रग बनाने में सफलता प्राप्त करती है। इसके अलावा और ड्रगों के लिए भी कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में जगह दी गई है। नेक्स्ट एनजीएफएस के बारे में बात करते हैं, तो एनजीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ने हाल ही में किस संस्था को ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया है? तो एनडीबी को क्या है, एडीबी को क्या है, एआईबी को क्या है, आईडीए को क्या है? तो सबसे पहले एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, और ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। तो किस संस्था को भी हाल ही में किया है? तो ये कहीं ना कहीं किया गया है एडीबी को। एडीबी को इसमें शामिल किया गया है ऑब्जर्वर के रूप में, और अब इसके टोटल ऑब्जर्वर हो जाएंगे 10 ऑब्जर्वर हो जाएंगे, और 46 कंट्रियां कहीं ना कहीं अभी भी इसकी मेंबर्स हैं, और सॉरी 46 संस्थान अभी इसके मेंबर हैं, और कहीं ना कहीं 10 जो ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं है। और एडीबी ये क्या करता है, जो एनजीएफएस है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो भी सारे के सारे जो बैंक हैं उनके द्वारा जो कहीं ना कहीं जो फंड दिया जाता है देशों को, तो कहीं ना कहीं वो ये एलोकेट करे कि कहीं ना कहीं जो फंड है वो कहीं ना कहीं नॉट जो कम से कम जो कार्बन एमिशन जो प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन कर रहे हैं उन्हीं प्रोजेक्टों को कहीं ना कहीं सैंक्शन किया जाए। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम है, तो एडीबी यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट की बैंक के द्वारा कहीं ना कहीं ये थैंक यू बोला गया है, और इनको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट एनजीएफएस के द्वारा, ये ट्विटर का हैंडल है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं किया गया है। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट लिखता है कि एशियन डेवलपमेंट बिकम ऑब्जर्वर फॉर द नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, और इनको कहीं ना कहीं एडीबी ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंट इन द इम्प्लीमेंटिंग climate finance target its expertise in mobilizing innovation finance to support the transition of the emerging Asian countries, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट ज़्यादातर डेवलपमेंट के प्रोग्राम को ही सपोर्ट करता है, जो कि एशिया के लिए काफ़ी, और हाल ही में इसने भारत को भी काफ़ी ज़्यादा 2.2 बिलियन का तो अभी हाल ही में कहीं ना कहीं लोन सैंक्शन भी किया है कोरोना के टाइम पर। तो इसका पूरा उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हैं जो द नेटवर्क ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम का जो उद्देश्य है वो क्या है? ग्लोबल नेटवर्क को सेंट्रल, इसमें सारे के सारे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सेंट्रल बैंक एंड द सुपरवाइजरी अथॉरिटीज हैं। ये क्या करती हैं कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं, कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है पूरी दुनिया में, कि उन कहीं ना कहीं ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम और रिडायरेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो इन ऑर्डर टू एनेबल लो कार्बन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कंट्रियां लो कार्बन इमिशन कर रही हैं उन्हीं कंट्रियों को कहीं ना कहीं फंड प्रोवाइड कराने की कहीं ना कहीं ये बात करता है, और इन्हीं पर ऑब्जर्वर की नजर रखता है, और इन पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी करता है कि कौन सी अथॉरिटीज इनके नियमों का वायलेशन कर रही है। तो आपको लोगों को सिर्फ याद रखना है कि एनजीएफएस का फुल फॉर्म क्या है, और एडीबी अभी हाल ही में इसका ऑब्जर्वर बन गया है। चलिए, वन महोत्सव पर किस राज्य ने एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगा करके रिकॉर्ड बनाया? तो उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने और दिल्ली ने। तो किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में लगाए गए हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। तो 2 जुलाई से 7 जुलाई तक ये वन महोत्सव मनाया जाता है, और 1950 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 1950 से हर साल 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक पूरे देश में कहीं ना कहीं पौधे लगाए जाते हैं और वन महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बारिश की स्टार्टिंग का टाइम होता है, और पूरे देश में कहीं ना कहीं बारिश होती है, जिससे पौधे आसानी से लग भी जाते हैं। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरो साइकिल ने चीन के साथ अभी कितने करोड़ के व्यापारी सौदे को रद्द कर दिया है? 600 करोड़ के, 800 करोड़ के, 900 या 1100 करोड़ के? तो चीनी बाइकआउट पूरे भारत में चल रहा है, और इसी को देखते हुए हीरो भी पीछे नहीं है, और उसने भी चीन के साथ जो 900 करोड़ के इसके व्यापारी सौदे थे उनको खत्म कर दिया है, और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अभी
पंकज मुंजाल हैं। और आपको याद रखना है कि 900 करोड़ किसने व्यापारिक सौदे खत्म कर दिए हीरो साइकिल्स ने। अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया 11 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य अमेरिका और भारत के मध्य कितनी उड़ानों का संचालन करेगा? तो 30 उड़ानों का संचालन करेगा, 35, 36 या 40। तो कितनी उड़ानों का संचालन करेगा इसके द्वारा किया जाएगा? और 36 उड़ानों का संचालन किया जाएगा एयर इंडिया के द्वारा 11 जुलाई से 19 जुलाई के मध्य अमेरिका और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संरक्षित स्मारक हैं तो उनको 6 जुलाई से खुलेंगे, ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रहलाद पटेल या रामविलास पासवान? तो ये कहीं ना कहीं घोषणा की गई है हमारे पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा की गई है कि अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और रामविलास क्या है, पीडीएस के मिनिस्टर हैं, पब्लिक पीडीएस मतलब जो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल ने कोविड-19 के नियमों का विस्तार कब तक किया है? दिसंबर 2020 तक किया, फरवरी 2021 तक, अक्टूबर 2018 तक या जुलाई 2021 तक? तो कब तक के लिए किया है? ये किया गया है जो जुलाई 2021 तक। कहीं ना कहीं कोविड-19 के जो नियम है जिनमें क्या प्रावधान है, जैसे मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है और बड़े समारोह से कहीं ना कहीं बचना शामिल है। तो इस प्रकार के निर्णय 2021 तक कहीं ना कहीं ये पूरे नियम लागू होंगे और मास्क न लगाने पर, सामाजिक दूरी न रखने पर कहीं ना कहीं फाइन का भी प्रावधान इसमें है। चलिए ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।